5th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियसली हमने बताया था आपको पिछले क्लासेस में कि हम लोग रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की ओर बढ़ेंगे। तो आज रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ही हम लोग देखेंगे। पर थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में एक और चीज हम लोग देखे थे, आई कैप, जे कैप और के कैप, जो यूनिट वेक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो उसी को डिस्कस करना है आपको रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। तो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग देखेंगे। जनरली देखिएगा यहाँ पर आपको आई कैप मिल जाएंगे, आपको y एक्सिस पे j कैप मिल जाएगा, ध्यान रख दीजिएगा थोड़ा सा, ये j कैप मिल जाएगा और यही आपका z पे k कैप होता है। तो ये आपको हम अच्छे से भी समझाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, देखते हैं। चलिए रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझिएगा। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है कि सिंपली किसी भी एक वेक्टर का जिसका हमको मैग्नीट्यूड पता हो और डायरेक्शन पता हो, ठीक है, उसका x एक्सिस के साथ क्या डायरेक्शन है, y एक्सिस के साथ क्या डायरेक्शन है और z एक्सिस के साथ क्या डायरेक्शन है, तो जनरली हम लोग उसको रीसॉल्व कर सकते हैं किस फॉर्म में, यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन के फॉर्म में। जैसे x की ओर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और x की ओर का डायरेक्शन, उसी तरह से y की ओर मैग्नीट्यूड क्या होगा, मींस y की ओर कितना मूव किया वो वेक्टर और उसका डायरेक्शन, y की ओर का डायरेक्शन। उसी तरह से साथ में प्लस हो जाएगा आपका z की ओर कितना मूव किया और उसका डायरेक्शन। तो इसी से हम लोग समझेंगे एक्चुअली रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है क्या। देखिएगा तो यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है ऊपर की ओर और ये z एक्सिस है। तो z एक्सिस हम लोग इस तरह से क्यों दिखा है, ये तीनों क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर ये तीनों हुआ तो ये हम लोग यहाँ पर ऐसे जनरली जो z एक्सिस होगा वो ये ओरिजिन से इधर की ओर होगा, ऐसे x, ऐसे y और ऐसे z। पर हमारे पास जो बोर्ड है वो क्या है, वो 2D है, 2 डायमेंशनल है, तो 3D तो शो नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक वेक्टर को इधर हम लोग कर देते हैं और डॉट डॉट दिखाते हैं ताकि ये पता चले कि ये z एक्सिस है। समझ में आ रहा है। तो z एक्सिस को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखिएगा कोई भी अगर पॉइंट आपका स्पेस में हो, मान लीजिए ये मार्कर सिंपल है, मार्कर अगर इसको ही हम लोग अगर पॉइंट मान लेते हैं तो ये स्पेस में है, तो स्पेस में अगर इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना तो इसके पास क्या क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, y पे भी कुछ मूव किया होगा और z पे भी कुछ मूव किया होगा। मतलब कि अगर यहाँ पर है हम लोग तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या देखना होगा। देखिएगा सिंपली इसी से कंपेयर करते हैं। देखिएगा x पे कुछ मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, सिंपली तो ये x पे कुछ मूव किया, फिर y की ओर कुछ मूव किया और z किधर हो ऐसे, तो इधर आएगा। तो इस पोजीशन पे तो पहुंच गए ना। तो किसी भी पॉइंट को अगर स्पेस में फाइंड करना है सिंपली, तो स्पेस में तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो हमको 3D के लिए क्या चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए और z भी चाहिए। तो उसी तरह से किसी भी वेक्टर को 3D फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ देखिएगा हम कुछ पॉइंट्स को लिखें। मान लीजिए एक पॉइंट P है स्पेस में भी, ठीक है, उसको वेक्टर एक रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया, वो ये बता रहा है कि इस पॉइंट को, उस पॉइंट को डिनोट कर रहा है ये वेक्टर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर तो ये x और y और z यहाँ क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है, मींस x एक्सिस पे कितना मूव किया ये पॉइंट, मींस कितना दूरी पे है। उसी तरह से y एक्सिस पे कितना मूव किया और z एक्सिस पे कितना मूव किया, वही ये कोऑर्डिनेट बता रहा है। समझ में आ रहा है। तो अब सिंपली और इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड, मान लीजिए a वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड आपको a ही दिया गया है, ठीक है, और ये पता होगा। और ये देखिएगा x एक्सिस के साथ इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल कितना है, अल्फा, y एक्सिस के साथ कितना है, बीटा, और z एक्सिस के साथ क्या है, गामा। ये तीनों एंगल हमको पता हो और मैग्नीट्यूड साथ में जैसे यहाँ पे a दे दिया आपको पता हो, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रीसॉल्व कर सकते हैं इस, मतलब कि इस वेक्टर को किस फॉर्म में, i कैप, j कैप, i कैप, j कैप एंड k कैप के फॉर्म में। कैसे अगर करेंगे हम लोग, तो सिंपली समझिएगा कैसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो सिंपल देखिएगा, अगर वेक्टर a को रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी वेक्टर a ही ना, कोई भी वेक्टर को जिसको हमको 3D में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, रिसॉल्व करना हो, जब इसका हमको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा सिंपली मैग्नीट्यूड कैसे पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आखिर ये क्या है भाई, तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, x क्या है, x एक्सिस की ओर कितना मूव किया,
वो प्लस एक्स एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर, या पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, हमारे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन उसका होगा। तो उसी तरह से आई कैप है, आई कैप क्या होगा कि ये एक यूनिट वेक्टर है मगर किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की ओर। उसी तरह से जे कैप क्या है, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है, वो किसकी ओर है, वाई एक्सिस की ओर। के कैप जेड एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है। तो सिंपली किसी भी, पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी नंबर, जैसे 7i का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 7i का एग्जांपल क्या होगा। तो 7i का एग्जांपल आपने देखा होगा कि ये क्या बताया था, ये भी एक वेक्टर। तो सिंपली क्या था कि 7 और i कैप मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये क्या बन गया था, एक वेक्टर बन गया था। i क्या है, यूनिट वेक्टर, 7 क्या था, एक मैग्नीट्यूड था। सिंपली तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई, नंबर हो या वेरिएबल हो, किसी भी मल्टीप्लाई कर दे किसी एक यूनिट वेक्टर से, तो वो भी क्या बन जाएगा, उस डायरेक्शन, उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन की ओर का एक वेक्टर मिल जाएगा। तो सिंपली उसी तरह से x की ओर कितना मूव किया, उसके साथ उसका डायरेक्शन, x एक्सिस का डायरेक्शन xi कैप, प्लस y की ओर कितना मूव किया, उसके साथ y एक्सिस का डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, z मतलब कि j कैप। उसी तरह से z की ओर कितना मूव किया और उसका डायरेक्शन क्या होगा, k कैप। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरी इस वेक्टर को डिस्कस कर देगा। मतलब x की ओर कितना मूव किया, फिर y की ओर कितना मूव किया और फिर z की ओर कितना मूव किया, तो यहाँ पहुंच गए। तो वही एक वेक्टर, तीनों जो ये मिल जाएगा वेक्टर, तो ये पूरा पूरी एक लाइन बनेगा। वो कौन सा होगा, इसको डिनोट करेगा। सिंपल समझिएगा, जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये एक वेक्टर है, याद आ लीजिएगा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में दिए, फिर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में दिए और फिर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में दिए, ठीक है। तो तीनों को ऐड करेंगे, तीनों अगर मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है, तो ये तीनों को ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या, और ये अगर एक चौथा वेक्टर मान लीजिए, ये चौथा वेक्टर, यही रिजल्टेंट, अगर ये चारों को ऐड कर देते हैं तो ये मान लीजिए सिंपली ये चारों को ऐड कर देंगे तो आपको पता है कि जीरो, क्योंकि यहां से स्टार्ट किए वही घूमकर में पहुंच गए। तो अगर इसको पॉजिटिवली करते हैं, ऐसे प्रीवियसली हम लोग ये सब देखे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये वेक्टर जो मिलेगा, मान लीजिए सिंपली ये सी वेक्टर था और ये डी वेक्टर, तो क्या a प्लस बी प्लस सी डी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो उसी तरह से x एक्सिस, मान लीजिए इसको x की ओर जो मूव किया, b को y की ओर जो मूव किया और c को z की ओर मूव किया, तो ये तीनों मिलकर एक वेक्टर बनेगा। वो क्या होगा, वही पोजीशन वेक्टर होगा, किसका, पॉइंट p की ओर जो डिनोट कर रहा है वही क्या होगा, एक वेक्टर। जिस तरह से ये एक वेक्टर बना ना, वही रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखाएंगे हम लोग, ये प्लस ये, उसी तरह से x वाला प्लस किए, y वाला प्लस किए और z वाला प्लस किए, मतलब कि x के ओर कितना मूव किया, वो इधर था, x की ओर मूव, जैसे a मूव किया, उसी तरह से b वेक्टर, उसी तरह से c वेक्टर, तो x की ओर का वेक्टर प्लस y की ओर का वेक्टर प्लस z की ओर का वेक्टर, अगर हम इस तरह से ऐड करते हैं तो सिंपली एक रिजल्टेंट मिल जाएगा। वो क्या होगा, जो हमको रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर चाहिए, यहाँ पर a मान चुके हैं, समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्म में हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस x y z का वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये x का, ये y का और ये z का वैल्यू क्या होगा, किस फॉर्म में, जब आपका जो दिया हुआ वेक्टर है, जो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट p को, उसका मैग्नीट्यूड आपको पता हो और हर एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या है वो पता हो, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली देखिएगा, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे x एक्सिस पे, उसी तरह से y एक्सिस पे भी ड्रॉप कर देंगे, उसी तरह से z एक्सिस पे भी कर देंगे। z एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा नहीं हो पाएगा, कैसे परपेंडिकुलर करेंगे, पर हमको पता है कि z एक्सिस ऐसे होगा ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ हम लोग दिखा नहीं पाएंगे इस तरह से, पर देखिएगा सिमिलरली, तो इस ट्रायंगल को हम सिमिलर बाहर निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल को, ठीक है। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, ये आपका a है, क्या a, ये, और हमको x पे कितना मूव किया, यही तो x है, यहाँ से यहाँ जो मूव किया ये, यही x है क्या, तो इसको हमको डिनोट करना है। तो ये x का वैल्यू होगा क्या, तो देखिएगा, और ये एंगल कितना है, अल्फा एंगल है, तो देखिएगा, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा पर यहाँ पर हमको एंगल अल्फा, अल्फा लेंगे, cos अल्फा क्या होगा, आपको पता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो
x बाई हाइपोटेनस का वैल्यू कितना a है मैग्नीट्यूड तो a लिख देंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा a cos अल्फा। उसी तरह से मतलब इसका वैल्यू जो मेरे पास निकला x का वैल्यू जो निकला वो क्या होगा x इक्वल टू a cos अल्फा निकला। उसी तरह से यहाँ पर जो ये y का वैल्यू होगा ये y एक्सिस पे मूव किया कितना तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको उसी तरह से y इक्वल टू आपको मिल जाएगा a cos बीटा मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा सेम इसी तरह का ट्रायंगल ये भी बन रहा है ना तो ट्रायंगल को सॉल्व कीजिए। देखिए ये cos बीटा क्या होगा ये b बाई h यानी कि ये बाई ये और उसी तरह से आपका यहां भी निकल जाएगा क्या क्या निकलेगा cos बीटा इक्वल टू a cos देखिएगा y इक्वल टू a cos बीटा। उसी तरह से z क्या निकलेगा a cos गामा। समझ आ रहा है सिमिलरली x और y और z का वैल्यू मेरे पास निकल जाएगा किसके रिस्पेक्ट में इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसका x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के एंगल के रिस्पेक्ट में। तो x का वैल्यू y का वैल्यू z का वैल्यू मतलब कि ये पॉइंट मुझे मिल गया वेक्टर के फॉर्म में तो x क्या क्या मिल गया a cos अल्फा a cos बीटा a cos गामा। बस इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए क्या मेरे पास वेक्टर बनकर क्या आ जाएगा वेक्टर जो मेरे पास फॉर्म होगा वो क्या बन जाएगा देखिएगा तो x i कैप था वहां पर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सिंपल देखिएगा यहाँ पर x का वैल्यू क्या है a cos अल्फा i कैप हो जाएगा i कैप है इसके साथ तो उसी तरह से y का वैल्यू क्या है a cos बीटा और साथ में क्या है j कैप। उसी तरह से प्लस क्या हो जाएगा आपका z का वैल्यू क्या है a cos गामा और साथ में क्या हो जाएगा k कैप। तो यही मेरा रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। सो हमारा रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है सिंपली किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पता हो और उसका एंगल x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ पता हो तो उसको रीसॉल्व कैसे करेंगे उसको i कैप j कैप और k कैप के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे दोनों को ऐड करके इस फॉर्म में लाएंगे। यही क्या हो गया रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और ठीक है पीछे में देखें कि एज वेक्टर क्या होगा a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। तो ये इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या था आपका ये आपका x एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड था ठीक है x एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड था ये क्या है y एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड था और ये क्या है z एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड था। समझना है तो यही इसी फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करना थोड़ा सीख लिए ठीक है। तो अगर सिंपल मेरे पास अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अब पहले भी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं किस फॉर्म में जब एक मेरे पास वेक्टर जब हम लोग सॉल्व करते थे एडिशन के केस में मैग्नीट्यूड हम लोग देखे थे फार्मूला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा देखे थे और मैग्नीट्यूड को भी हम लोग समझे थे मैग्नीट्यूड क्या होता है मॉड लगाकर हम लोग समझे थे। पर अब देखेंगे क्या कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में हो मींस कहने का मतलब क्या है कि i कैप j कैप और k कैप के फॉर्म में हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का समझ में आ रहा है। तो उस फॉर्म में वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सिंपली यही तो x है ना इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं a वेक्टर a जो है वो क्या है a I mean to say that देखिएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप ही था और यही x y z का वैल्यू क्या a cos अल्फा a cos बीटा a cos गामा। तो बट लेकिन हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमको लिखने में थोड़ा सा आसान हो। आप x का वैल्यू जान रहे हैं y का वैल्यू जान रहे हैं z का वैल्यू क्या जान रहे हैं यहां दिया गया है ठीक है। तो सिंपली वेक्टर a का अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया गया हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा बस सिंपल याद रखिएगा
कि बस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स का मैग्नीट्यूड, मतलब कि एक्स डायरेक्शन की ओर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मींस वाई डायरेक्शन की ओर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब जेड डायरेक्शन की ओर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। इस फॉर्म में जब वेक्टर आपका आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में होगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सिंपली x का जो आपका मिला मैग्नीट्यूड है x डायरेक्शन की ओर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, y की ओर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, z की ओर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। चलिए हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की ओर बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग जनरली पहले भी देखे थे, बट उसको किस फॉर्म में था, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था, मींस मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तब के फॉर्म में था। मगर अब देखिएगा अब किस फॉर्म में है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दो वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स के एडिशंस क्या होंगे और उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब ये दोनों वेक्टर ऐड होकर क्या रिजल्ट देगा और ये दोनों वेक्टर का ऐड होने के बाद मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे x y z नहीं लिखा। अब यहाँ जरूरी तो नहीं है कि हम लोग हर बार x ही हो, y ही हो, z ही, z ही हो, कुछ और भी तो हम लोग ले सकते हैं ना। वेरिएबल हम लोग ले लिया, हम लोग क्या कर लिए, a आई कैप मतलब कि x डायरेक्शन की ओर कितना मूव किया होगा, a यूनिट मूव किया होगा, y डायरेक्शन की ओर क्या मूव किया होगा, b यूनिट मूव किया होगा। सिंपल याद रखिएगा, i कैप किसको डिनोट करता है, x एक्सिस को, j कैप किसको डिनोट करता है, y एक्सिस को, k कैप किसको डिनोट करता है, z एक्सिस को। सिंपल इतना दिमाग में पहले डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर a b c कुछ भी हो सकता है, d e f i j k कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल। तो a है, a i कैप मतलब a यूनिट x की ओर मूव किया होगा, b यूनिट आपका y की ओर मूव किया होगा, c यूनिट k की मतलब z की ओर मूव किया होगा। उसी तरह से d सेकंड वेक्टर देखिए, b वेक्टर देख लीजिए, वो क्या है, d यूनिट i की ओर, e यूनिट y की ओर, आपका f यूनिट z की ओर। तो ये दो वेक्टर है मेरे पास, तो दोनों के एडिशन क्या होंगे, पहले देखिए हम लोग एडिशन देखिए यहाँ पर। तो वेक्टर a है और b है आपके पास, तो इसका एडिशन क्या होगा देखिएगा। सिंपल याद रखिएगा, हमेशा कभी भी एडिशन हो तो सेम डायरेक्शन वाला ऐड होगा, मतलब दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन का होगा वही ऐड, मतलब कहने का मतलब कि सेम डायरेक्शन वाला पार्ट ऐड होगा। ठीक है, मतलब कि x एक्सिस वाला जो पार्ट होगा वो x एक्सिस के साथ ऐड होगा, y एक्सिस वाला y एक्सिस के साथ होगा और z एक्सिस वाला z के साथ। ऐसा नहीं होगा कि x y के साथ ऐड हो जाएगा y z के साथ, ऐसा नहीं होता एडिशंस में वेक्टर्स में। सिंपल याद रखिएगा, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ और z वाला z के साथ। तो सिंपली वही करेंगे। यहां देखिएगा तो i क्या है, x एक्सिस वाला है, j क्या है आपका y वाला और k क्या है z के लिए। तो a के साथ d प्लस होगा, b के साथ e प्लस होगा, c के साथ f प्लस होगा, कोई इधर उधर नहीं होगा, x x के साथ y के साथ z के साथ। तो सिंपली a प्लस b का वैल्यू जो मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस d, सिम दोनों में कॉमन क्या है i कैप, प्लस सिमिलरली क्या आ जाएगा b प्लस e j कैप प्लस c प्लस f k कैप। आपको यही एडिशंस मिलेंगे। अब सिंपल बताइए, ये तो आपको समझ में आ गया, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ। तो ये सिंपल क्या निकल गया मेरे पास, a प्लस b। अब देखिएगा यहाँ पर a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले आपको मैग्नीट्यूड के लिए बताया कि अगर किसी भी वेक्टर जो i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सिंपली रूट ओवर x का जो आपका मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, y का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर और जो z का होगा उसका स्क्वायर। तो a प्लस b एक तरह का एक वेक्टर ही मिल गया क्या, i कैप भी देखिए, j कैप भी और k कैप भी है। तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सिमिलरली सेम फार्मूला डालेंगे। देखिएगा मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर a प्लस i का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है a प्लस b। तो
a प्लस डी का स्क्वायर प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा b प्लस e का स्क्वायर प्लस c प्लस f का स्क्वायर। ये कैसे? सिमिलरली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये x है, ये y है और ये z है। x i क्या, y z क्या, z k क्या, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। समझ में आया मैग्नीट्यूड कैसे होगा? नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। करना क्या आपको, फाइंड द रिसोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। सिंपल, तो रिसोल्यूशन निकालना है, तो किस वेक्टर का, वेक्टर b का आपको रिसोल्यूशन करना है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। x के साथ कितना एंगल है 30 डिग्री है, y के साथ कितना एंगल है 60 डिग्री है, z के साथ कितना एंगल है आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमको अगर वेक्टर b का रिसोल्यूशन निकालना है, यानी कि वेक्टर b निकालना है, तो सिंपली हमको क्या चाहिए, x आपका xi कैप, yj कैप और zk कैप, यही चाहिए हमको। बिल्कुल, तो x का वैल्यू और y का और z का वैल्यू आपको निकालना होगा। हमको तो पता नहीं x y z है क्या, x y z यहां से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है, तो इधर 5 है आपका b का मैग्नीट्यूड, ये b वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, और ये x के साथ कितना एंगल बनाना है 30, तो x का कंपोनेंट कितना होगा, x को कितना मैग्नीट्यूड चलेगा, मतलब कि x को कितना बड़ा होगा, तो आपका क्या मिल जाएगा b cos 30 मिल जाएगा। b का वैल्यू कितना है, तो 5 cos 30 कितना होता है √3/2, तो आपका आ जाएगा 5√3/2। समझ में आया? उसी तरह से y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू आपके पास कितना मिलता है हमको, तो सिमिलरली यहीं पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा b cos, ये क्या है 60, b cos 60, तो b cos 60 का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, b cos 60, तो b का वैल्यू क्या है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, b का वैल्यू 5 है, तो 5 cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना मिल जाएगा 5/2 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से z का वैल्यू क्या होगा, z के साथ कितना है 45 डिग्री, तो b cos 45 डिग्री, तो b कितना है 5 और 45 में कितना होता है 1/√2, तो यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 5/√2। समझ में आ रहा है? तो बाकी सब हमको मिल गया यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको ये सारा वैल्यू आपको मिल चुका है, x y और z का वैल्यू मिल गया, बस पुट कर देंगे। सिंपल, x का वैल्यू क्या है आपके पास, सिंपली 5√3/2 और साथ में क्या हो जाएगा i कैप प्लस y का वैल्यू क्या है आपके पास 5/2, तो 5/2 j कैप, ठीक है, 5/2 j कैप प्लस z का वैल्यू कितना है आपका 5/√2 k कैप। तो यही आपका क्या हो जाएगा वेक्टर b का रिसोल्यूशन। समझ में आ रहा है? यही वेक्टर b का रिसोल्यूशन है, और इस वेक्टर b को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फिगर के हिसाब से, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और अगले पार्ट में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट है क्या और उसका यूजेस देखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, तो इससे ट्राई कीजिएगा आप लोग क्वेश्चंस बनाने का रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। अगर आपको रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शंस में आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर्स पूरे की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर्स दूं, और आई होप कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में हम लोग।